HD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हम मुसलमानों में अगर जॉइंट फैमिली होती है, उस घर के लड़के और लड़कियों की शादी के फैसले लेने का कोई हक नहीं होता। घर का कोई बड़ा मुखिया ही बच्चे बच्चियों की शादी का रास्ता तय करते हैं, चाहे वे फैमिली में ही क्यों न हो। वैसे तो अक्सर शादियाँ फैमिली के अंदर ही हो जाती है। अगर कोई जोड़ का रिश्ता नहीं होता तभी लोग बाहर जाते हैं, वरना सबकी शादियाँ आपस में ही हो जाती हैं। और मेरा खानदान भी कुछ ऐसा ही था। हमारी जॉइंट फैमिली थी। हमारे दादा का बहुत बड़ा घर था। चाचा, बड़े पापा सभी इसी घर में रहते थे। सब अलग अलग हिस्से में थे। दादा की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन घर पर बड़े पापा का राज चलता था। अब भी हमारे घर में एक टेबल बाहर ही लगा रहता था। सारा परिवार उस पर बैठकर खाना खाता था। मेरे पिताजी भी 4 भाई थे। मैं अपने माँ बाप की पहली औलाद थी। मुझसे छोटी एक और बहन थी और सबसे छोटा एक भाई। मेरे पापा भाइयों में सबसे छोटे थे। मेरी सब कजनों की शादी हो चुकी थी। काफ़ी कजन की तो आपस में ही शादियां हो गई थी, लेकिन मेरे जोड़ का कोई भी रिश्ता हमारे परिवार में नहीं था, इसलिए मेरा रिश्ता बिल्कुल अलग हो रही थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। आज तक कभी हमने शादी के लिए हाल तक बुक नहीं करवाए थे। दादा के घर का बहुत बड़ा आंगन था, वहीं पर सबकी शादियां अरेंज की जाती थी। आज भी आंगन किसी हॉल की तरह बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया गया था। एक बहुत ही हैंडसम नौजवान था जिससे मेरी शादी होने वाली थी। मैं इस रिश्ते में बेहद खुश थी और फिर शादी के बाद मुझे बाहर मुल्क जाना था। मुझे दुल्हन बनने के लिए भी एक ब्यूटिशियन घर पर ही अरेंज किया गया था। ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। घर की लड़कियां पार्लर में जाकर तैयार हुआ करें, इसलिए ब्यूटिशियन घर पर ही आकर दुल्हन बनाकर जाती थी। सब कुछ ठीक ही लग रहा था। मेरे चेहरे पर बहुत खुशी थी। पिछले 6 महीने से मैं अमन के साथ फोन पर बिजी रहती थी। उससे बातें भी होती थी, इसलिए दिल में मेरे लिए अमन की जगह बनाना आम सी बात थी। कल ही मुझे फोन पर कह रहा था कि अल्फिया, मैंने तुम्हारा दुल्हन का जोड़ा पसंद किया हुआ है, तुम उसमें बेहद हसीन लगोगी। और उसने सच ही कहा था। दुल्हन बनने के बाद जिसने भी मुझे देखा था मेरी बहुत तारीफ की थी। मैं दुल्हन बनी, बाहर स्टेज पर बैठ गई। मेरे सब कजनों ने ये इंतजाम किया था। निकाह से पहले बीच में एक पर्दा करवाया गया था और निकाह के बाद उस पर्दे को हटाया जाएगा, इसलिए दोनों तरफ स्टेज बने हुए थे। मेरी सारी कजनें और सहेलियां मुझे अमन के नाम पर परेशान कर रही थी। दुल्हन बने हुए मुझे 2 घंटे बीत चुके थे। अब तो सब लोग ही बारात के लेट हो जाने पर बातें करने लगे थे, क्योंकि रात के 11 बज गए थे। मेरे पापा ने मेरे ससुर को कई फोन कर डाले थे, लेकिन वह यही कह रहे थे कि बस अभी निकलने ही वाले हैं। आपको तो पता है ना, ऐसे कामों में देर हो ही जाती है। लेकिन अब 12 बजने वाले थे। अब तो मेरे पापा को गुस्सा भी आने लगा था। कहने लगे, हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे घरों में वक्त की बहुत अहमियत मानी जाती है। उसके बाद जो बात मेरे होने वाले ससुर ने बताई, उसने तो जैसे मुझ पर क़यामत ही बरसा दिए थे। वे कहने लगे कि हम खुद बहुत परेशान हैं, न जाने अमन कहाँ चला गया है। हम सब कब से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हम तो 10 बजे ही बारात लेकर आ जाते, लेकिन अमन कुछ देर का कहकर गया था और अभी तक नहीं लौटा है। उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। जैसे ही वह आता है हम बारात लेकर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये देर तो लंबा ही होने लगा था। रात का 2 बज गया था। लोग अब बातें करने लगे थे। जरूर कोई गड़बड़ है। मेरा दिल यूं था सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था। सब मेरे माँ से कहने लगे कि ये लोग बहाने बना रहे हैं। हमें लगता है लड़के का यहाँ पर शादी करने की मर्जी नहीं होगी। माँ बाप जबरदस्ती शादी करवाना चाहते होंगे, जब ही वो घर से भाग गया है। अब आपकी बेटी पर तो दाग लग गया है। जिस लड़की की बारात ही ना आए उसे भला कौन शादी करता है। आपकी बेटी से शादी करने के लिए अब कोई नहीं आने वाला। ऐसी लड़कियों के घर की दहलीज पर कोई उन्हें ब्याहने नहीं आता। जिनकी बारात या तो वापस लौट जाए या फिर आए ही ना, उन्हें तो हमारे समाज में मनहूस कहा जाता है। मेरे पापा जबकि अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन उस वक्त उनकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई थी। अपनी उम्र से काफ़ी बूढ़े लग रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लग रहे थे। वहाँ मौजूद मेहमान भी अब वापस के लिए तैयार हो गए थे, जब मेरे बड़े पापा ने एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल कर रख दी। कहने लगे, ये लड़का हमारे इज्जत के साथ खेल गया है। उसने क्या समझा है कि हमारी बच्ची का तमाशा बन जाएगा। हम चुपचाप से देखते रहेंगे। अल्फिया की शादी आज ही होगी, आज ही उसका निकाह होगा। ये सुनकर हम सब ही हैरान थे। सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे हो रही थी, क्योंकि मेरे बड़े पापा के सारे बच्चे तो शादीशुदा थे। बड़े पापा तो कहने लगे, अल्फिया का निकाह इब्राहिम से किया जाएगा। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। जितनी हैरान मैं थी उतना ही इब्राहिम भी था।
वह मेरे पापा से बड़े भाई का सबसे छोटा बेटा था। मुझसे पूरे 5 साल का छोटा था। मुझे बहन की तरह समझता था, मुझे बाजी कहता था। अभी बस 16 ही साल का था। उसने जब ये सुना तो सबके सामने कहने लगा, बड़े पापा क्या हो गया है आपको? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्फिया मुझसे 5 साल बड़ी है। मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह समझता हूँ। मैं ये निकाह नहीं करूँगा और ना ही मेरी निकाह की कोई उम्र है। उसकी बात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब से दादा की मृत्यु हुई थी हमारे घर में सारे फैसला मेरे बड़े पापा ही लेते थे। उन्होंने बुरी तरह से इब्राहिम को डांट दिया। कहने लगे, खबरदार, हमारी इज्जत का सवाल है, इसलिए चुपचाप यहाँ बैठो और निकाह करो। लेकिन इब्राहिम ने साफ मना कर दिया। मैं खुद भी ये नहीं चाहती थी। मेरा उसका कोई भी जोड़ नहीं था। इब्राहिम का मना करना था। एक जोरदार थप्पड़ मेरे बड़े पापा ने इब्राहिम के मुंह पर मारा, जो कि इब्राहिम के पापा थे। वह कहने लगे, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे बड़े पापा ने क्या कहा है? हमारे घर की इज्जत का सवाल है। अगर तुमने ज्यादा कोई बकवास की तो मैं तुम्हारा वह असर करूंगा कि तुम याद रखोगे। सारी औरतें सहमी खड़ी थी। मर्दों के फैसलों के आगे किसी औरत को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, मगर थप्पड़ खाने के बाद भी उसने यही कहा था कि मुझे ये जोर जबरदस्ती का रिश्ता मंजूर नहीं है। चाहती तो मैं भी यही थी कि ये शादी ना हो, लेकिन मेरा तो तमाशा बन चुका था। अमन ने तो मुझे जलील और रुस्वा करके रख दिया था। फोन पर तो मुझे बहुत मीठी मीठी बातें करता था। लगता नहीं था ये रिश्ता उसकी मर्जी से नहीं हुआ है। ये सब जबरदस्ती उस पर थोपा गया हो और यूं टाइम पर वह भाग गया था। मेरे बड़े पापा ने इब्राहिम को बहुत मारा था, यहाँ तक कि उसके नाक से और होठों से खून बहने लगा था। चेहरे पर मुंह के घूसे के नील पड़ चुके थे। मुझे उस पर इस तरह तरस आने लगा था, लेकिन मैं अपने जुबान से मना नहीं कर सकती थी। काश कि मैं खुद से मना कर सकती। रोते हुए उसने निकाह किया था। मैं बिल्कुल बेजुबान बुत की तरह वह तमाशा देख रही थी, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को बोलने की परमिशन नहीं थी, इसलिए मैंने कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहा जो कि मेरी और मेरे पापा की इज्जत को सबके सामने तमाशा बन जाए। मैंने सोचा कि इब्राहिम से बाद में बात कर लूंगी कि मेरे हिस्से की बदकिस्मती पर उसे रोने की जरूरत नहीं है। वह जब चाहे दूसरी शादी कर सकता है, मेरा क्या है? बिना शादी के भी मुझे अपने घर की दहलीज पर ही बैठना था। अब इब्राहिम की पत्नी बनकर एक बेनाम रिश्ते के लिए उसके घर पर बैठ जाऊंगी। शादी के टाइम मौलाना साहब ने ये कहा कि लड़का तो मान ही नहीं रहा और ये जबरदस्ती की शादी है, तो मेरे बड़े पापा कहने लगे, उस बेवकूफ़ को क्या पता कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। वैसे भी अभी वह 18 साल का नहीं हुआ है, इसलिए उसका बाप होने के नाते मैं उसका फैसला करने के हक में रखता हूँ। मेरा निकाह इब्राहिम से हो चुका था। रोते धोते मेरी विदाई भी हो गई थी। बदनामी तो हो चुकी थी। बस एक इज्जत की चादर से ढांक कर मुझे मेरी माँ ने इब्राहिम के साथ विदा कर दिया था। जैसे ही मैं इब्राहिम के कमरे में जाकर बैठी, बड़ी मम्मी कहने लगी, बड़े भाई साहब भी बड़े ही जज्बाती हैं। हमें भी तुम्हारी बारात न आने का बेहद दुख था और अफसोस भी है। तुम खुद सोचो, मेरे बच्चे का तो इसमें कोई गलती नहीं है। वह तो अभी 11वीं में पढ़ रहा था और भाई साहब ने किस तरह से उसके साथ जबरदस्ती करके शादी कर दिया। सारा चेहरा मेरे बच्चे का जख्मी करके रख दिया। बड़ी मम्मी की शिकायत भी ठीक थी। मैं क्या कह सकती थी? शादी कौन सी मेरी पसंद से हुई थी? एक जबरदस्ती का बंधन था। उसके बाद जो बात बड़ी मम्मी ने मुझसे कही, मेरी तो आंखें शर्म से झुक गई थी। उस बात को सुनकर मेरा जी चाहा ये जमीन फटे और मैं उसी में समा जाऊं, या फिर चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाऊं। शायद इस वक्त मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। कहने लगी कि मेरा बेटा हर बात से अनजान है। मुझे तो लगता है अभी ठीक से जवान भी नहीं हुआ है। तुम्हें कुछ साल शायद इंतजार करना पड़े। ये कहकर वह कमरे से बाहर चली गई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बस ये सुनना रह गया था मेरे नसीब में। कुछ ही देर में इब्राहिम बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ था। पूरे कपड़े मिट्टी में सने हुए थे, क्योंकि बड़े पापा ने उसे बहुत मारा था। कुछ दिन पहले मुझसे कह रहा था, बाजी आप बताइए आपकी शादी पर कौन सा कपड़ा पहनूं। मेरी शादी पर इब्राहिम ढेर सारे कपड़े सिलवाए थे। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया था। उम्र उसकी अभी 17 साल की ही थी, लेकिन सेहत काफ़ी अच्छी थी और बॉडी उसका काफ़ी अच्छा था। कद भी लंबा था। मैंने कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो इब्राहिम? छोड़ो मेरा हाथ। पता है ना, हल्दी वाली लड़की को कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और तुम हो कि जिद कर रहे हो। वह कहने लगा कि सब लोग शॉपिंग पर गए हैं, पर आप ही बताओ मुझे तुम्हारे किस किस फंक्शन पर मैं क्या क्या पहनूं। तुम्हें तो पता है ना मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ, और तुम ही तो मुझे बताती हो वैसे पहनता हूँ।
इब्राहिम का मेरे छोटे भाई अनवर से बहुत दोस्ती थी। दोनों ही हम उम्र के थे, इसलिए जब भी मैं अनवर की शॉपिंग के लिए जाती तो इब्राहिम भी मेरे साथ ही जाता था। उसे मेरे पसंद किए हुए कपड़े बेहद अच्छे लगते थे। हमेशा कहीं भी जाना होता तो मुझसे ही पूछता था और अब भी वह मुझे अपने कमरे में ले गया। अपनी अलमारी खोलकर हैंगर में सारे कपड़े उसने बेड पर फैला दिए। फिर मुझसे पूछने लगा, बताओ बाजी, तुम्हारी बारात पर मैं क्या पहनूं? ब्लैक कलर का 3 पीस सूट अच्छा लगेगा या फिर ब्लू कलर का पहन लूं? मैंने कहा कि दुल्हन के भाई होते हुए भी तुम्हें कोट ही पहनना चाहिए। फिर अनवर भी यही पहन रहा है। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा ठीक ठीक है। फिर सूट को अपने ऊपर लगाकर खुद को आईने में देखते हुए कहने लगा, देख लेना, दूल्हा से ज़्यादा स्मार्ट लगूंगा। वह अपना कॉलर खड़ा करते हुए मुझे तंग करने लगा था। मैंने कहा, मुंह धो लो, अपना दूल्हे से ज़्यादा अच्छा लगूंगा। मैंने मुंह टेढ़ा मेढ़ा करते हुए उसकी नकल उतारी थी और वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में ये सब होना लिखा था। इब्राहिम कमरे में मुझसे चिल्लाकर बात करने लगा, कहने लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी बाजी तुम भी चुपचाप ये निकाह कर लोगी। मना क्यों नहीं किया तुमने? ये बात उसने चिल्लाते हुए कही थी। मैंने कहा, क्या तुम्हारी किसी ने सुनी थी इब्राहिम? हमारे बड़े बुजुर्ग कब हमारी बात को अहमियत देते हैं? तुम्हारे ना करने पर भी तुम्हें क्या मिला? जाओ तुम अपनी शक्ल देखो आईने में। जो हाल तुम्हारा हुआ है ना, यही मेरा भी होता। उसके बावजूद भी फिर भी बड़े पापा ने हमारा निकाह करवा ही दिया। अब क्या करें? मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, अल्लाह करे बड़े पापा मर जाए। ऐसा भी होता है कहीं बारात तुम्हारी नहीं आई, दूल्हा तुम्हारा नहीं पहुंचा, निकाह मेरा पकड़ कर दिया। यूं भी जबरदस्ती के रिश्ते किए जाते हैं कहीं? मेरी कोई उम्र है शादी की? मैंने हमेशा तुम्हें बड़ी बहन की तरह समझा है। बाजी ही कहता हूँ मैं तुम्हें। बड़े पापा को भी शर्म नहीं आई? ये क्या कर दिया उन्होंने? पकड़कर मुझे अपने ही बहन का शौहर बना दिया। लानत है हमारे घर के बुजुर्गों पर। बात तो उसकी बिल्कुल ठीक थी। मैंने कभी अनवर और इब्राहिम में फर्क नहीं समझा था। वह तो मुझसे ट्यूशन पढ़ने आया करता था, कान तक मैं उसके खींच देती थी जब वो कभी टेस्ट नहीं करता था। और अब बड़े पापा के जज्बाती फैसलों ने हमें एक दूसरे से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। दूसरी ही तरफ मेरे दिमाग में अभी तक ये उलझन नहीं सुलझी थी कि आखिर अमन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मैं यही सोच रही थी जब इब्राहिम की आवाज पर चौंकी थी। इब्राहिम ने कहा, ये तकिया पकड़ो और जाकर सोफे पर सो जाओ, क्योंकि मुझे तो अपने बेड पर सोने की आदत है। मैंने तकिया पकड़ा और सोफे पर जाकर लेट गई। क्या कुछ सपने नहीं सजाए थे मैंने अपने शादी के लिए? और अमन ने बिना कोई वजह बताए बहुत कड़ी सजा दी थी मुझे। अगले दिन रात को बड़े पापा ने इब्राहिम को अपने कमरे में बुलाया था। 2 घंटे के बाद वो कमरे से वापस आया था। बड़े गुस्से में था। मैंने कहा, क्या कहा उन्होंने तुमसे जो इतने गुस्से में दिख रहे हो? कहने लगा, साला बुढ़ा सठिया गया है इस उम्र में। लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता था जो बड़े पापा चाहते थे। इब्राहिम इस कदर गुस्से में था, बड़े पापा के बारे में बात करते हुए सारे शब्द भूल गया था। मैंने कहा, इब्राहिम इधर बैठो। मैंने उसकी बाजू पकड़कर सोफे पर बिठाया, पानी का गिलास उसे दिया। पानी पीने के बाद ही वह कुछ नॉर्मल हुआ था। मैंने कहा, अब बताओ क्या बात हुआ है और क्या बड़े पापा ने तुमसे कहा है? कहने लगा, बड़े पापा कहते हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारा वलीमा है, इसलिए अपना वलीमा पक्का करने के बारे में सोचो। उसकी बात सुनकर मुझे भी बड़े पापा की सोच पर बहुत अफसोस हुआ था। इब्राहिम की हालत ऐसी थी, अभी रो देगा। मैंने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं निभाऊंगी। वह कहने लगा, मैं निभा भी नहीं सकता। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से भाग जाऊँ। आप ही सबको समझाइए, उन सब की बातें मुझे पागल कर देगी। वह 17 साल का लड़का था। ऐसे रिश्ते की समझ उसको नहीं थी जो समझ पाता, और हमारे घर के बुजुर्ग उससे जो कह रहे थे वह सरासर गलत था। मैंने कहा, तुम बड़े पापा से कुछ मत कहना, सबके सामने यही बताना कि हम दोनों में सब कुछ ठीक ठाक है, बस कमरे में हम एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे जैसे पहले रहते थे। मेरी बात सुनकर वह मेरी बात मान गया था। कुछ दिन के बाद जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ तो बड़े पापा का एक नया हुक्म हो गया। कहने लगे, इब्राहिम आज के बाद स्कूल नहीं जाएगा। अभी नाश्ता कर रहे थे, मैं इब्राहिम के साथ ही बैठी थी। वह कहने लगा, क्यों बड़े पापा, मेरे पेपर होने वाले हैं, बस कुछ ही महीने रह गए हैं। वह कहने लगा, अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे सर पर अल्फिया की जिम्मेदारी आ चुकी है, इसलिए आज से तुम हमारे साथ फैक्ट्री जाओगे और सारे वर्कर से काम करवाओगे। बाकी जानकारी तुम्हें फैक्ट्री जाकर बता दिए जाएंगे। पहली बार मैंने बड़े पापा से बात किया था। मैंने कहा, बड़े पापा, ये तो बहुत ज्यादती होगी इब्राहिम के ऊपर। आपने जो भी फैसला हमारे लिए किया हमने स्वीकार कर लिया है,
लेकिन प्लीज़ इब्राहिम को अपनी पढ़ाई पूरी करने दीजिए। मेरी बात सुनकर बड़े पापा मुझ पर ही भड़कने लगे। कहने लगे, हमारे यहाँ लड़कियों को ऐसी परमिशन नहीं है कि बुजुर्गों के बीच में बोले। उसे पढ़ना है तो प्राइवेट पढ़ ले, लेकिन आज से ये फैक्ट्री जाएगा। इब्राहिम कॉलेज के बजाय फैक्ट्री जाने लगा था। मुझे इब्राहिम के बारे में सोच सोचकर बहुत दुख होता था। बेचारे की सारी आज़ादी ख़त्म कर दी गई थी। मेरा भाई अनवर भी उसी के उम्र का था। वह स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता था, लेकिन इब्राहिम की ज़िंदगी एकदम बदल चुकी थी। फैक्ट्री से वह सब मर्दों के साथ रात को ही वापस लौटता था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए खाना खाते ही कमरे में चला जाता था, अपनी किताबें खोलकर बैठ जाता था। जब घर के कामों से मैं फ्री होकर कमरे में आती तो वो बड़ी दिल लगाकर बेड पर किताबें बिखेरे बैठा होता था। मुझे उसको देखकर बहुत तरस आने लगा था और मुझे देखते ही बेधड़क कहने लगता, क्यों तुम जल्दी कमरे में क्यों नहीं आ सकती? अब जल्दी से मुझे समझाओ बाजी, ये सवाल कैसे होगा? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था और अभी इब्राहिम 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था, इसलिए रात को मैं उसे पढ़ाने लगी थी ताकि वह पेपर अच्छे से दे सके। जिन दिनों उसके पेपर होते थे, बड़े पापा के कहने पर फैक्ट्री से बस इतनी सी छुट्टी मिल जाती थी वे जाकर पेपर दे सके। उन दिनों इब्राहिम आधी आधी रात तक जाग कर पढ़ता था और मुझे भी उसकी तैयारी करवाने के लिए रात रात भर जागना पड़ता था। एक बार वह बेड के सिरहाने से टेक लगाए किताबों को खोलकर पेपर के लिए याद कर रहा था। मुझे भी शायद नींद आ रही थी। मुझे ये था कि ये आखिरी सवाल भी याद करके मुझे सुना दे तो मैं जाकर सोफे पर लेट जाऊं। शायद इब्राहिम नींद की वजह से ऊँघने लगा था, इसलिए वह अपने होश में नहीं था और मेरी गोद में ही गिर गया था और वहीं सर रखकर सो गया था। मैं जो आंखें खोले उस इंतजार में थी कि उसकी तैयारी पूरी करवा सकूं और सो जाऊं। इब्राहिम ऐसे हरकत पर मैं बुरी तरह से चौंकी थी। वह नींद की वादियों में जा चुका था। मैंने उसे बुलाया भी था, लेकिन वह शायद गहरी नींद में जा चुका था। पहली बार मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़का था। मैंने उसे पीछे करना चाहा, लेकिन वो बॉडी वाला था, अच्छा खासा लड़का था, इसलिए मेरे हिलाने डुलाने पर जरा भी नहीं खसका था। मजबूर होकर मुझे बैठना पड़ा था। मैं बेड के किनारे से टेक लगाए सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन रात के गहरी नींद में मुझे भी होश नहीं रहा। जब सुबह के अलार्म पर मेरी आंख खुली तो मैं इब्राहिम के बेहद करीब थी और मेरे ही तकिए पर सर रखकर बेखबर सो रहा था। उसका बाजू भी मेरे ऊपर था, उसकी सांसों की रफ्तार भी सुन सकती थी। मैंने जल्दी से पीछे हटी थी। शायद नींद में मेरा जूड़ा खुल गया था, इसलिए मैंने अपने बाल समेटे और बेड से नीचे उतर गई। मुझे खुद भी गुस्सा आने लगा था। क्या ज़रूरत थी मुझे उसके बेड पर बैठकर पढ़ाने की? शुक्र है उसकी आंख नहीं खुली थी, वरना तो शायद हम दोनों एक दूसरे से नज़र ना मिला पाते। मैंने इब्राहिम को जगाया। वह उठकर तैयार होकर स्कूल चला गया था। वापस आया तो बहुत खुश था। कहने लगा, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, थैंक यू सो मच। वह ये कहकर उसने मेरे दोनों हाथ थाम कर होठों पर लगाए थे। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने अपने हाथ उसके हाथों से खींच लिए, लेकिन मुझे ये लगने लगा था जैसे मेरे अंदर अब उसके लिए जज्बात बदलने लग गए थे। ना चाहते हुए भी इब्राहिम के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन ये वैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसमें बहुत बचपना और लड़कपना था। उसकी उम्र ही ऐसी थी। जब वह अच्छे नंबरों से यूं पास होता था तो खुशी के मारे वह हमारे गले में आकर लग जाता था। कहने लगता, मैं बहुत खुश हूँ और पता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अभी वो मेरे गले लगकर ये सब कह रहा था। मैं जल्दी से उससे पीछे हट गई थी। 12वीं के बाद उसने कॉलेज ज्वाइन कर ली थी। उसे ग्रेजुएशन करने का बहुत शौक था। फैक्ट्री में भी वो भरपूर ध्यान देता था, इसलिए बड़े पापा ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी थी। सारे पैसे वे लाकर मेरे हाथ में रख देता था। कहता था, तुम संभाल लो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो दे देना। बड़े पापा ने उसके रिजल्ट को देखकर उसको आगे पढ़ने की परमिशन दे दी थी। जब वो कॉलेज जाने लगता तो मुझसे पूछता, आज क्या पहन कर जाऊं जिससे सारी लड़कियां मुझे ही देखती रह जाए। नया नया कॉलेज जाने लगा था, इसलिए उसकी बातें बदलने लगी थी। मैं मुस्कुराकर उससे अच्छी सी पैंट शर्ट निकाल कर देती रहती। ये पहन लो, सब लड़कियां तुम्हें ही देखती रहेगी। मेरे ऐसे मजाक पर वह हंसने लगता था। पहले कुछ साल इब्राहिम के चेहरे पर एक अलग सी रौनक नजर आने लगी थी। बहुत खुश खुश रहने लगा था। एक बार मैंने वजह पूछी थी तो कहने लगा, उसे एक लड़की अच्छी लगने लगी है, वह उस लड़की को मोहब्बत करने लगा है। ये सुनकर मेरा दिल जरूर बुझ सा गया था, लेकिन ये भी सच था कि मैं जानती थी वह मेरे लिए ऐसी कोई जज्बात नहीं रखता था जो मेरे और उसके रिश्ते का था। उसने मुझे अपने मोबाइल से उस लड़की की तस्वीर भी दिखाई। मुझसे पूछने लगा कि तुम बताओ ये कैसी है। मैं इस बार मुस्कुरा नहीं सकी थी। मैंने कहा, बहुत प्यारी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगेगी। कहने लगा, बाजी तुम्हें क्या लगता है
बड़े पापा मान जाएंगे? कोई फसाद तो नहीं करेंगे ना? मैंने कहा, तुम फैक्ट्री से जो काम करते हो वे किराए पर मकान खरीद लेना। जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तब तक वह फ्लैट तुम्हारी रहेगी। फिर तुम उस लड़की से शादी करके उसी फ्लैट में रख लेना। इब्राहिम को मेरा ये आइडिया अच्छा लगा था। उसने ऐसा ही किया था। जैसे ही उसका कोर्स कंप्लीट हुआ वह एक फ्लैट का मालिक बन चुका था। फिर मुझसे कहने लगा, मैं आमना से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा रिश्ता मांगने आमना के घर जाओगी? मैंने कहा, किस रिश्ते से और किस हैसियत से इब्राहिम? मेरी बात सुनकर वह चुपचाप हुआ था। कहने लगा, यही तो समस्या है, मैं आमना को तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में नहीं बता सकता। फिर मुझसे शादी नहीं करेगी। वह कहने लगा, अगर तुम एक बार सच छुपा कर मेरा रिश्ता आमना से तय कर दो तो यकीन मानो कि एक बार आमना से शादी होने के बाद मैं मम्मी पापा को मना लूँगा। मैं आमना के घर इब्राहिम की कज़न की हैसियत से गई थी, रिश्ता भी पक्का कराई थी। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि इब्राहिम आमना को शादी के बाद अलग रखेगा, उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। उन्हीं दिनों मेरी बीपी हाई रहने लगा था, मेरे सर में दर्द रहता था। औरत के लिए सौतन शब्द सुनकर शायद हमेशा ही परेशानी ही बनता है। मैं भी ऐसे ही किसी परेशानी से जूझ रही थी। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी। इब्राहिम मुझे डॉक्टर के पास ले गया था। मुझे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी जाती थी। मैं इब्राहिम के साथ अस्पताल से बाहर आने लगी। अचानक से एक व्हीलचेयर मेरे सामने आकर रुकी। शायद मैं उस व्हीलचेयर के सामने अचानक आ गई थी। वह वार्ड बॉय मुझसे माफ़ी मांगने लगा था, जो व्हीलचेयर चला रहा था। शायद किसी मरीज को लेकर जा रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मेरे होश उड़कर रह गए थे। व्हीलचेयर पर बैठा आदमी अमन था, जो मुझे हैरानी से देख रहा था। मुझे देखते ही व्हीलचेयर से खड़ा हो गया। कहने लगा, अल्फिया तुम? मैंने कहा, मर गई अल्फिया, मार दिया तुमने उसे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था अमन, जो तुमने मुझे इतनी बड़ी तकलीफ दी? अगर मुझसे शादी का इरादा नहीं था तो मुझे मांगने क्यों आए थे? मैं रोने लगी थी। वे कहने लगा कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। वह पहले 4 साल कोमा में था, बस कुछ महीने पहले ही होश में आया था। जब होश में आया तो पता चला तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने कहा, शादी नहीं, बर्बादी। मेरे घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने के खातिर मेरी शादी मुझसे 6 साल छोटे लड़के से कर दी। मेरे साथ साथ उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। इब्राहिम को देखकर वह कहने लगा, अल्फिया मैं आज भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। खुदा के लिए तोड़ दो ये रिश्ते को, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इब्राहिम का हाथ पकड़कर तेजी से अस्पताल से बाहर निकल आई। पूरे रास्ते में रोती रही। इब्राहिम एक टक मुझे देखे जा रहा था। कहने लगा, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ, और रोऊं नहीं तो क्या करूं? कहने लगा, शादी करना चाहती हो अमन से? क्या उससे अभी भी मोहब्बत करती हो? मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, उससे ज़्यादा मुझे अपने घर वालों की इज्जत से प्यार है। उन्हें धोखे नहीं दे सकती। जो हो चुका है उसे निभाऊंगी। कहने लगा, मैंने दिया क्या है तुम्हें? मैंने कहा, तुमसे कुछ नहीं चाहिए इब्राहिम, तुम जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी जी लो, बस मुझसे अपना नाम मत छीनना। मैंने रोते हुए कहा। कहने लगा, मैं तुम्हें अपने साथ अपने फ्लैट में ले जाऊंगा, और अगर तुम चाहो तो मुझसे आज़ादी ले सकती हो, अमन से शादी कर सकती हो। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं करनी उससे शादी। मेरे दिल में अब अमन कहीं नहीं है। बस मुझसे अपना नाम मत छीनना। मैं जी लूंगी तुम्हारे नाम पर सारी जिंदगी। मेरी बात सुनकर कहने लगा, जिंदगी बहुत लंबी होती है, कैसे सफ़र करोगी मेरे नाम पर? मैंने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें शायद औरत की वफा का अंदाज़ा नहीं हुआ इब्राहिम। औरतें जी लेती हैं। घर आ चुका था। मैं गाड़ी से उतरकर अपने कमरे में चली गई। डिप्रेशन की मरीज हो चुकी थी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। इब्राहिम बहुत जल्द आमना से शादी कर लेता, फिर तो शायद मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाता। रात को जब इब्राहिम कमरे में आया, मैंने अपना तकिया उठाया, सोफे पर जाकर सो सकूं। कहने लगा, अल्फिया मेरे सर में दर्द है, प्लीज मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, सर दबा दो। मुझे उसके मुंह से सिर्फ अल्फिया सुनकर हैरानी हुई थी। फिलहाल उसका सर दबाने लगी। कहने लगा, मेरी हर बात क्यों इतनी जल्दी मान लेती हो? इसलिए कि मेरी बीवी हो? पहले तो मुझे डांट भी दिया करती थी और गलती करने पर कान भी खींच लिया करती थी, लेकिन अब तो मेरी बात से जरा भी रूठती नहीं हो। क्यों? मैंने कहा, रिश्ते की अहमियत बदल गई है। निकाह के 2 बोल से मर्द की हैसियत बदल जाती है, चाहे उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। वह मुझे देखकर कहने लगा, मैंने आमना से शादी से मना कर दिया है। मेरा हाथ उसके सर पर रखा हुआ था। मैंने कहा, क्यों इब्राहिम? कहने लगा, उससे कोई भी शादी कर लेगा। मैं जानता हूँ वो मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करती कि मेरे बगैर मर जाए, ना ही शायद मुझे उससे ऐसी मोहब्बत है। मैंने कहा, फिर भी तुम्हें हक है अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का। कहने लगा, और तुम्हें सिर्फ कुर्बानी के लिए रह गई हो अल्फिया,
उसने मेरे दोनों हाथ थाम कर उठकर बैठ गया। कहने लगा, मैं आज कामयाबी की जिस मुकाम पर हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। बड़े पापा की गलत फैसले पर नुकसान मेरा नहीं तुम्हारा भी हुआ था, फिर भी क्यों तुम्हारी जिंदगी को सजा बनाकर रख दूं? इतना भी बेहुस्न नहीं हूँ। ये कहकर उसने मेरे हाथों को अपने होठों से लगाया था। मेरा दिल फिर एक बार धड़क कर रह गया था। कहने लगा, मेरे नाम के साथ जिंदगी गुजारने की भी हद हो गई है। ये कहकर उसने मेरे बालों को कलेचर से खोल दिया था। मुझे बड़ी प्यार से देख रहा था। कहने लगा, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत हैं। तुम बहुत अच्छी हो अल्फिया। जानती हो, मर्द को औरत का हुस्न शायद सिर्फ लुभाता है, लेकिन उसकी वफा उसे खरीद लेती है। तुम्हारी वफा ने मुझे खरीद लिया है। निकाह के रिश्ते की हकीकत का अंदाजा इब्राहिम को शायद अब हुआ था। आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई औरत की वफा मर्द को खरीद लेती है? मर्द औरत की वफा से यूं भी पिघल जाता है जैसे इब्राहिम। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।